स्वाभिमान को जागृत करने के लिए, जैसा भी मैंने कहा कि जब कोई भी देश आत्मविस्मृति की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसकी दशा कैसी हो जाती है, ये हमने अनुभव किया है 1000 साल पहले। इसी स्वाभिमान को पुनर्जागृत करने के लिए स्वाभिमान ट्रस्ट के माध्यम से, पतंजलि योग पीठ के माध्यम से पूज्य स्वामी रामदेव जी, पूज्य बालकृष्ण जी इस काम में अनवरत लगे हुए हैं। माँ गंगा के प्रति हमारे जो समर्पण का भाव है, इस देश में जो लाखों साल पहले की जो विधा योग है, जो आयुर्वेद है, इन सब जो हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति के सब जो घटक विभिन्न प्रकार के रहे हैं, उनको फिर से जो है दुनिया के अंदर पुनर्स्थापित करने का जो एक भार, एक दायित्व जो आपने अपने ऊपर लिया है, ऐसे अपने आचार्य बालकृष्ण जी हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हम सभी को आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करें। भारत माता की, गंगा मैया की। तो आज इस पावन कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के बीच में हैं परम सम्माननीय, जिन्होंने भारतीय संस्कृति परंपरा को जिया है और माँ गंगा के लिए उसकी वैज्ञानिकता को आपके सामने बहुत ही उदात्तता के साथ रखा है। ऐसे हमारे माननीय श्री डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, सरकारी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और आज इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम की प्रेरणा और जिन्होंने बहुत ही आत्मीयता से, प्यार से, क्योंकि हमारे प्रति जब वो बोलने लगती है तो मुझे संकोच होता है, जिनके प्रति मैं बहुत सम्मान करता हूँ इस रूप में, क्योंकि मैंने उनके आध्यात्मिक स्वरूप को जाना है। ऐसे हमारी सम्मानीय दीदी उमाश्री भारती जी, और इस कार्यक्रम में आज जिन्होंने उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत सारे स्वप्न देखे, उसके संदर्भ में जड़ी बूटी प्रदेश के रूप में, हर्बल स्टेट के रूप में इस उत्तराखंड को विकसित करना चाहते थे। ऐसे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे बीच में हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे माननीय जंगली जी, श्री जगत सिंह जंगली जी, क्योंकि जंगली और जड़ी बूटी तो एक ही बात है, तो जड़ी बूटी से हमें प्यार है, तो इसलिए जंगली जी से हम वैसे ही प्रेम करते हैं। तो ऐसे वृक्षों के प्रति, हमारे जड़ी बूटियों के प्रति जिनकी निष्ठा है, माननीय जंगली जी और भाई श्री जेपी डवराल जी, जो चिपको अभियान के फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अंग्रेजों ने जो एकल वृक्षारोपण जो शुरू कराया, उससे हमारी जैव विविधता बहुत खत्म हुई है। वो परंपरा अभी तक भी चल रही है हमारे देश में। यूकेलिप्टस लगाना है तो सब जगह लगा दो, पॉपुलर लगाना है तो सब जगह लगा दो, यदि चीड़ लगाना है तो सब जगह चीड़ लगा दो। इससे बहुत बहुत व्यापक इसका दुष्प्रभाव है। तो ऐसे डवराल जी और हम सब के बहुत ही प्रिय भाई आशीष जी, क्योंकि उनका तप, उनका पुरुषार्थ बहुत ही अनवरत रूप से लगे रहते हैं। उनके सहयोगी संजय जी भी यहाँ पर हैं, और मंच पर हमारे उत्तराखंड के बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे बहुत ही प्रिय, क्योंकि मैं तो आपको वर्षों से इस रूप में जानता हूँ, भाई तीरथ जी को मेरे रोगी के रूप में मुझसे परिचित रहे, और अब तो बहुत दिन से परिचय नहीं हुआ, मंच पर हैं। और बाकी जो है नीचे में मैं देख रहा हूँ अग्रवाल जी हैं, माननीय शुक्ला जी के विषय में मैंने सुना, बाकी बहुत लोगों को शक्ल से भी जानता हूँ, परिचित भी हूँ, और मुझे ये तो पक्का है कि आप एक एक व्यक्ति नहीं, यहाँ पर बैठे हुए जितने भी हैं सब एक एक अपने आप में एक संस्था है। तो मैं आप सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। गंगा विकास, गंगा की अविरलता, निर्मलता, शुद्धता, उसके साथ जुड़ी हुई आध्यात्मिकता, उसके साथ जुड़ी हुई हमारी परंपरा और वैज्ञानिकता, ये विविध क्षेत्र हैं, विविध उसके ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा हम गंगा को सर्वांगीण रूप से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो छोटी सी बात जो मुझे लगती है कि गंगा की हानि कहाँ से शुरू हुई, ये एक तो ये समझने की बात है जो कृष्ण गोपाल जी ने बात कही।
अंग्रेजों ने दो तरह से गंगा के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया। एक था जो सीवरेज वाली बात कही, उनका बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था। शहर का विकास, जैसे काशी नगरी की आपने बात की, वो पहले से भी विकास था, पर हमने वो परंपरा, जहां तक ऐतिहासिक रूप से मैं बहुत नहीं जानता हूं, पर मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने गंगा में सीवरेज डालने की शुरुआत वहां से हुई। दूसरी बात, अंग्रेजों ने, जैसे आपने अभी डबराल जी कह रहे थे कि जब अंग्रेज भारत में आए उनको टिम्बर की जरूरत थी। अंग्रेजों ने क्या किया कि टिम्बर पैदा करने के लिए जो एकल वृक्ष की, जैसे हमने बात की कि चलो चीड़ के पेड़ लगा दो, तो उससे क्या हुआ कि क्या जहां अभी आज चीड़ के जंगल खड़े दिखाई देते हैं, वहां पर पहले वृक्ष नहीं थे, वृक्ष थे। वहां पर वृक्ष की विविधता थी, जैव विविधता जिसको बोलते हैं। और FRI यहां पर देहरादून में स्थित है। अंग्रेजों ने जो पूरा जो पेड़ पौधों का जो एजुकेशन का सिस्टम है वो जंगल और टिम्बर पर आश्रित किया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, इसको हमें समझना होगा। तो जो हमारी जड़ी बूटी को लेकर के, हमारी औषधियों को लेकर के, वनस्पति, क्षूप, विरुद्ध लताएं, ये बहुत विविधता है। वो वृक्ष के नीचे भी पनपती हैं, अलग से भी चीजें फैलती हैं, उनके विषय में उन्होंने बात नहीं की। वो टिम्बर के चक्कर में हमारी जैव विविधता नष्ट हुई। उसका जो प्रभाव है हिमालय क्षेत्र में गंगा के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा है। तो ये दो मूल कारण मुझे समझ में आते हैं गंगा को बचाने के लिए। फिर उसके बाद में जो अविरलता है और उसकी निर्मल धारा है, बहुत सारे विषय हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। और ये जड़ी बूटी के संदर्भ में, जैसे गंगा की जल की हम पवित्रता की, और उसके अंदर जो है आपने देखा, वैज्ञानिक आप तथ्य सुन रहे थे कि वो कभी नष्ट नहीं होता है, कभी खराब नहीं होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यह मुझे नहीं पता कि उन जड़ी बूटियों से गंगा जी की पवित्रता है या उन गंगा जी की, उस गंगा की पवित्रता से जड़ी बूटियों के अंदर दिव्यता है, पर कहीं ना कहीं ये दो बातें जुड़ी हुई हैं। इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है और इसको मैं बिल्कुल प्रमाण के साथ दो तीन बातें बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि बातें आप इतनी सुन चुके हैं, इतने विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ पहलू है जो मुझसे जुड़ी हुई बात है, सिर्फ मैं उतनी ही करूंगा। बाकी ज्यादा ऐसा प्रयास नहीं करूंगा दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करूं। माननीय जायसवाल जी कह रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इधर उधर विषय बहुत हैं, पर आज यदि गंगा की बात है तो गंगा से मैं जड़ी बूटियों को जोड़ते थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। दुनिया में पहली बार यह प्रयास हुआ पतंजलि योगपीठ के नेतृत्व में, इस विश्व के अंदर कितने ऐसे पेड़ पौधे हैं जो जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग हो रहे हैं या जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किसी सरकार के सहयोग से नहीं, सरकार तो जितना असहयोग करती है उतना हमारा सहयोग हो जाता है, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है, काम करने की शक्ति है, वो और बहुत तेजी से बढ़ती है। मुझे तो लगता है कि जो 10 दिन में करना 1 दिन में कर डालो, हम इस तरह से लगे हुए हैं। तो पहली बार चेक लिस्ट बनाई गई, क्योंकि इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी हमारा कोलैबोरेशन आपने सुना होगा, रॉयल बॉटनिकल गार्डन में क्यों गार्डन करके लंदन के अंदर स्थित है। वो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जो पेड़ पौधों के लिए, जंगलों के लिए काम करती है। वो संस्था जड़ी बूटियों के लिए हमसे कोलैबोरेशन के लिए तैयार है। पत्राचार का उनकी सहमति आ चुकी है। इसलिए मैं इस बात को कहने में सक्षम हूँ कि हमारा कार्य उनसे आगे है, मतलब विश्व स्तर का हम उस कार्य को कर रहे हैं। तो पहली बार यह चेक लिस्ट बनाई गई, आज तक किसी ने बनाया नहीं। हम भारत में हैं तो हम आयुर्वेद की बात करते हैं, हम सिद्धा की बात करते हैं, कुछ अंश में यूनानी की बात करते हैं, तिब्बती लोग तिब्बतियन मेडिसिन की बात करते हैं, चाइनीज लोग चाइनीज मेडिसिन की बात करते हैं, ग्रीक, रोम, अरब, अलग अलग कंट्री वाले अलग अलग मेडिसिन सिस्टम की बात करते हैं जहां जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है। परंतु हमने, क्योंकि जड़ी बूटियों का प्रयोग का प्रारंभ यदि आप इतिहास देखें, अतीत देखें, तो आप उसकी जड़ें भारतवर्ष के अंदर पाएंगे। जो जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा पद्धतियां दुनिया में कहीं भी फैली हैं, उसका आधार भारतवर्ष है।
तो भारतवर्ष के अंदर जो वो इतनी प्राचीन परंपरा थी, तो हमने सोचा कि जरा आयुर्वेद की सीमा से भी हम और परे होने का प्रयास कर करके वैश्विक संदर्भ में जड़ी बूटियों को देखें। तो लगभग 12,000 पौधों की हमने लिस्ट तैयार कर ली है। इस दुनिया के अंदर 12,000 पौधे ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जो औषधि के रूप में या तो प्रयोग हो रहे हैं या प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरी बात, उससे अगली जो बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं, उन 12,000 पौधों में 5,000 पौधे ऐसे हैं जो हिमालय क्षेत्र में और गंगा के आसपास में मैदान में यानी भारतवर्ष में प्राप्त होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैव विविधता की, औषधीय ज्ञान की इससे बड़ी कोई प्रामाणिक बात नहीं हो सकती है। यदि सारी धरती में 12,000 हैं तो हम 5,000 हैं, तो 5,000 जड़ी बूटियां कम नहीं होती है। भारतवर्ष को छोड़ करके किसी भी देश के अंदर इतनी वनौषधियां, जड़ी बूटियां कहीं पर भी नहीं है। तो इतनी बड़ी बात है, गंगा के आसपास में है, गंगा के किनारे पर है। जैसे माननीय निशंक जी अभी सुना रहे थे, जो सर्जरी की बात, सल्ले की बात, इतिहास अतीत है, बहुत कुछ है। मैं कुछ वर्तमान से थोड़ी सी चीज जोड़ देना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया में कैंसर के लिए जब चिकित्सा की बात आती है, जिसको हमारे पहाड़ों में थुनेर बोला जाता है, टैक्सस बकाटा, टैक्सोल निकाल करके उसका इंजेक्शन दिया जाता है कैंसर के लिए। टैक्सस बकाटा का जो जंगल उत्तराखंड में है, वो कहीं नहीं है, पर दुर्भाग्य से वो दवाई बनाकर अमेरिका बेचता है। हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल चोरी छिपे सारे उत्तराखंड से करोड़ों रुपया के। मैं कहता हूं तुम सिर्फ एक टैक्सस का पेड़ बचा दो, हजारों करोड़ का टर्नओवर और राजस्व हम सिर्फ एक पेड़ से पा सकते हैं। पर कौन ध्यान देगा, कौन उसके लिए सोचेगा? जिनको नहीं पता है वो तो अल्पज्ञ हैं, जिनको पता है वो मध्य में है, इसलिए वो बेहोश हैं, करने वाला कोई दिखता नहीं है। आज यहां एक और होता है पौधा, ये आज मैं आपके सामने बता रहा हूं। इतना ऐसी स्थिति हो गई है, अभी पूरा उत्तराखंड का एक भी पौधा नहीं है। मुश्किल से 2-4 पौधे कहीं मिलेंगे, सब खत्म हो गया है। जिसको पोरीफिला बोलते हैं, जिसको पहाड़ में सतुआ बोला जाता है, मीठी बच बोलते हैं जिसको, वो उत्तराखंड से खत्म है। हिमाचल से थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जम्मू कश्मीर से भी लगभग खत्म होने को है, पूरी सिक्किम से सारा ले गए। कहां जाता है? चाइना जाता है। वो किसके लिए जाता है? ये जो पेरिस पोरीफिला जो है वह कैंसर के लिए प्रयोग होता है। जो यहाँ पर 100-150 रुपए किलो बिकता था, आज 3,000 रुपए किलो में भी एक पौधा। मैं अभी पीछे जब केदारनाथ की जो त्रासदी हुई, उस क्षेत्र में वो पहले मिलता, एक पौधे के लिए मैं 3 दिन तक भटकता रहा, पर एक पौधा नहीं दिखाई दिया। जो 5-7 साल पहले जब मैं उन क्षेत्र में घूमता था, बहुत सारे पौधे जंगलों में दिखाई देते थे, खत्म हो गए। पहाड़ में प्लाइन बात है, जंगल की, हम जवानी की, पानी की, जंगल की, गंगा की, हमारी परंपरा की हम बात करते हैं। सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम एक एक तो अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अलग अलग करके यदि हम देखने का प्रयास करेंगे, हम बहुत बड़ी भूल कर जाएंगे। इनको समग्र रूप से देखिए। समग्र गंगा, ये समग्रता में सब कुछ है। आप उसको देखिए, आपको पता चलेगा। छोटी छोटी जमीन है, खेतियां हैं, वहां पर खेती को, जमीन को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, परंतु दुर्भाग्य से जितनी जमीन है आज वो भी बंजर है। यदि वहां पर रोजगार हो, पहाड़ का आदमी क्यों प्लान करके जाएगा? हमारे पास सब कुछ है, हम गरीब नहीं है, अभावग्रस्त नहीं है। हमारे देश को जो है, देश तो समृद्धशाली है, पर देश के जो नीति निर्धारक हैं, उन्होंने हमको गरीब बना करके रखा है। बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लगे तो सही। वर्षों की और सदियों की योजना की आवश्यकता नहीं है, हम तुरंत कर सकते हैं। जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारे पास जमीन है, जो हमारे पास जंगल है, हम उससे कर सकते हैं। तो जिस जैव विविधता को परमात्मा ने हमारे लिए दिया है। और आगे की बहुत बड़ी बात मैं बता दूं, आयुर्वेद के अंदर मुश्किल से 200 से 300 जड़ी बूटियां प्रयुक्त होती हैं आज के दिन में। जो हम औषधियां भी बनाते हैं, 300 जड़ी बूटियों में सारी दवाई बना देते हैं, पर उनमें भी 50-60 जड़ी बूटियां मिलती ही नहीं है। कहां से आती है? चाइना से। कहां से आती है? अफगानिस्तान से। 60 तक अमेरिका से आनी शुरू हो गई। तो हम कहां जी रहे हैं? कृषि प्रधान
जड़ी बूटी प्रधान, तो उसको भी हमें सोचना हो। गौ माता की बात आती है, गाय के अंदर लोगों ने एक बार स्वामी जी ने प्रवचन में बोल दिया, क्योंकि मैंने कहीं से सुनी थी बात, मैंने चर्चा में कही कि मैंने कहा गोमूत्र में और गोमूत्र में स्वर्ण का अंश होता है। मैं आपको बताऊं, स्वामी जी का लोगों ने बहुत मजाक बनाया, बोला बाबा कुछ भी बोलता है। मैं पूरी ताकत से जुट गया और मुझे हम लोगों ने सोना को आइडेंटिफाई किया और आइसोलेट करा। आज मेरे पास गोमूत्र से बना हुआ सोना भी रखा हुआ है। मात्रा कम है, मैं हिसाब लगा रहा था 10 लाख लीटर गोमूत्र में हम 1 किलो सोना बना पाते हैं। मात्रा कम है, बाकी बहुत सारे मिनरल्स उसके अंदर है। गोमूत्र का जिस दिन मूल्य है, क्योंकि गाय को हम मां कहते हैं, हम पूजा करते हैं, हम उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास मानते हैं। वो हिमालय में विचरण करने वाली सारी गाय वहां पर गोबर करती है, मूत्र करती है, उससे भी ये पूरी धरती की पवित्रता बढ़ रही होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ तत्व ऐसे हैं गोमूत्र के अंदर, हमने उसको अलग अलग आइडेंटिफाई किया है और अलग अलग तरह से हमने उसको आइसोलेट करके रखा हुआ है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, दूसरी परेशानियों के लिए गोमूत्र अत्यंत उपकारी है। कुछ भी ना मिले, बीमारी समझ में ना आए, कुछ भी रोग हो, कुछ नहीं, गोमूत्र पीना शुरू कर दो और थोड़ा गंगा जल मिला दो तो बढ़िया काम, दोनों तो हमारे पास है। फिर देखो बीमारी दूर ना हो जाए। किसी को देना हो, आपको कहीं जा भी रहे, कोई बीमार है, कुछ नहीं, इससे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि गोमूत्र थोड़ा तीक्ष्ण होता है, गंगा जल मिला लो और दे, सारा काम हो जाएगा आपका। इसी तरह से मैं आपको ये भी बताऊं, मैंने स्वयं अनुभव किया है उस स्तर पर। अभी हम सिर्फ प्रयोग के स्तर पर, यदि कोई चीज को आप बनाते हैं, भोजन भी पकाते हैं, गंगा जल ला करके पकाइए भोजन, उस भोजन को खाओ। हाँ, वैज्ञानिक रिसर्च की भी आवश्यकता है, और नॉर्मल पानी में भोजन पका करके खाओ, दोनों में बहुत फर्क होगा, उसके गुण में फर्क आ जाएगा। इसी तरह से गंगा के जल से सींचा हुआ, इसके ऊपर भी रिसर्च करने की आवश्यकता है। गंगा के जल से सींच करके जो वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, खाद्य अन्न उगाया जाता है और बाकी नॉर्मल पानी से उगता है, उसमें क्या फर्क है, ये भी अनुसंधान की आवश्यकता है, उसमें भी आपको बहुत फर्क मिलेगा। तो हम सब उस गहराई में उतरे, उस चीज को समझने का हम लोग प्रयास करें, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें जो है ऐसी हैं कि महसूस होता है, हम महसूस करते हैं, हमारे को बहुत एक तरह से पीड़ा होती है। सहस्त्र ऋषि मुनि लोग आज भी हिमालय में तप करते हैं। क्यों करते हैं? उनकी गंगा के किनारे पर उनको ऊर्जा मिलती है, उनको एनर्जी मिलती है, जड़ी बूटियों से, वनस्पति से, गंगा से। मैं और एक बात, बड़ी बात बताना चाहता हूँ। आज सारे चैनलों में आप बैठे होते हैं, सुबह से शाम तक कई चैनल खोलो तो कोई वास्तु दूर कर रहा होता है, ठीक कर रहा होता है। मेरे पास भी आ जाते हैं, पतंजलि में मजेदार, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनकी हमारे प्रति भावना है, प्यार है, इसलिए हमें सजेशन दे देते हैं। कोई कहते इधर का दरवाजा बंद कर दो, कोई कहता उधर को फोड़ो, कोई कहता इधर को ऊंचा करो। मैंने कहा जब पहले उन्नति भी तो इसी दरवाजे से और इसी दीवार से हुई थी, तो मैंने कहा इसी से ठीक कर लेंगे। तो उनकी भावना है, उनके लिए मैं उनको सम्मान करता हूँ, परंतु हम समाधान ढूंढते हैं। परेशानी होती है ना, तो आदमी विविध तरह की चीजों पर विश्वास भी करना शुरू कर देता है। भाई तेरा तो उसने ऐसा कर दिया है, तेरा तो उसने बिगाड़ दिया है। देखो, बनता और बिगड़ता तो हमारे कर्मों से है। तो मेरे भाई, आप तो चींटी को भी हाथ लगाओगे तो भी तो बचने का प्रयास करते, उल्टा काटने का सोचे कि हमने तेरे घाघ को जो पूरे देश को लूट करके खा रहे हैं उसके पीछे लगे हैं, तो वो प्रतिक्रिया ना करे, कोई बड़ी बात है। उनका रिएक्शन ही तो ये बताता है कि हमारे में कुछ दम है, हम कुछ कर रहे हैं। छोटे मोटे को तो कोई छेड़ता भी नहीं, तो वो तो इसका परिचायक है कि हम में कुछ दम है। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों का प्यार है। देश के करोड़ों लोग आज हमारे साथ हैं। प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्य, कुछ भी करें, कितनी भी क्रांति करें, आचार्य बालकृष्ण को लोग पहले वैद्य के रूप में जानते हैं, बाकी दूसरे रूप में बाद में पहचानते हैं। तो थोड़ी बहुत वैद्यगिरी करते हुए चले तो वो भी अच्छा रहता है, आप लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। जिनको बहुत भयानक स्वप्न आते हो, लिख लेना, प्रयोग कर लेना। और घबराहट होती हो, बेचैनी होती हो, कम नींद आती हो, आजकल भयानक नींद न आने की इतनी बीमारियां घर घर में है। तांबे के बर्तन में गंगा जल भर करके सिराने पर रखकर सो जा, सुबह उसको पी भी लेना, दोनों काम हो जाएंगे, पेट भी साफ हो जाएगा और आपका
पेट की बीमारियां भी दूर हो जाएंगी और आप देखना स्वप्न भी नहीं आएंगे, किसी भी तरह के बुरे विचार कभी भी नहीं आएंगे। इस प्रयोग को करके देख लेना। ये गंगा जल में है। गंगा जल के साथ देखो समग्रता क्या है, गंगा जल में थोड़ा तांबा मिलाना, हर चीज को तांबे के बर्तन में रखना। वो असर दूसरे बर्तन में भी हो जाता है पर तांबे के बर्तन में ज्यादा होता है। इसी तरह से अब जड़ी बूटियों की बात गंगा के साथ में, आपका कहीं कुछ भी वास्तु खराब हो रहा हो, हमारे यहाँ हमारे ऋषियों ने तुलसी को विष्णु का स्वरूप कहा। हमने पूजा करना तो शुरू कर दिया, गंगा जी की हम पूजा कर दे रहे हैं या फिर हम तुलसी को भी पूजा करना शुरू कर दिया, पर हमने उसको गुणों को समझ करके उसकी जो वैज्ञानिकता पूर्ण ढंग से उसकी रक्षा का उपाय करना छोड़ दिया। तुलसी का पौधा आप घर में लगाइए, 4-6 पौधे 10 पौधे घर में हो, आप देखिएगा एक तो जितने भी जो बीमारी वाले जो बैक्टीरिया हैं, अलग अलग तरह के जो वायरस हैं, वह बहुत निष्प्रभावी हो जाएंगे। जो वास्तु का दोष है वो भी दूर हो जाएगा। और मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उससे भी आप बचे रहेंगे। इसी तरह से जिस क्षेत्र में जितनी वनस्पतियां होती हैं, अभी वैश्विक स्तर पर अनुसंधान हो चुका है, क्योंकि रिसर्च के लिए हम हमेशा वेस्टर्न लोगों की तरफ देखते हैं। उन्होंने तो जो ऑर्किड्स वगैरह जो ऐसी जो सामान्य पेड़ पौधे हैं उसके लिए भी उन्होंने कहा कि यदि वो भी तो ऑफिस में रखे होते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा को कम करते हैं। मैं कहता हूं कि जब इस तरह के दिव्य औषधीय पौधे हमारे देश में हैं, यदि हम उन पौधों को अपने पास रखेंगे तो हमारी नकारात्मक ऊर्जा दूर ना हो, ये कभी भी संभव नहीं है। मतलब असंभव नहीं है, हमेशा होगा, दूर हो जाएगी चीजें। तो इसके लिए जरूरी है कि उन चीजों को हम रखें। हमारे पास कई बार ये तंत्र मंत्र वाले भी आते हैं, मैं बैठा होता हूँ तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं, ये सच बात बता रहा हूँ। मैं वो पूछते हैं कि आप क्या करते हो, मैंने कहा हम कुछ नहीं करते, हम तो गायत्री का जप करते हैं, गायत्री का उपासक हो। वो कहते हैं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमारी कमजोरियाँ, हमारा जो भय है, अनागत भय है, ये सब चीज़ें हमें बहुत सारी बुराइयां भी लेकर के आती हैं। और हम जब अपने आप से हार जाते हैं, दुनिया में हमको कोई विजय नहीं दिला सकता। हम पराधीनता में इतने जी चुके हैं, हमारे अंदर इतनी पराधीनता आ चुकी है, हम हर समस्या का समाधान कहीं दूर तलाशते हैं, हम समाधान अपने आप में नहीं ढूंढते हैं। तो ये गंगा, गौ, हमारी जड़ी बूटियाँ, ये हमारे आसपास के हमारे समाधान है, हमारी समस्याओं का समाधान है। वो हमारे जीवन को उन्नत बनाने के साधन है, हमारे जीवन को समृद्धशाली बनाने की चीजें हैं। हमें इसको समझना होगा। जड़ी बूटी की बात आई, आप संजीवनी की बात कर रहे थे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। संजीवनी के ऊपर जब मैंने काम शुरू किया तो बहुत कष्ट उठाया, अभी भी काम कर रहा हूँ। संजीवनी के ऊपर काम चल रहा है और संजीवनी के लिए लिखा है रामायण के अंदर। संजीवनी का वर्णन मैं आपको बता दूं, न तो पुराने ग्रंथों में है, न रामायण के अतिरिक्त किसी भी ग्रंथ में नहीं है। कहीं है तो रामायण के रेफरेंस से ही है। तो वहां पर सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि वहां भी ये लिखा हुआ है कि उसको लक्ष्मण जी ने खाया नहीं था, उसको सुंघाया गया था। और हनुमान जी को क्या कहा था कि सवेरा होने से पहले लेकर के आ जाना, सुषण जी ने कहा था, क्योंकि वो जो औषधीय तत्व है वो रात्रि के अंधेरे में, चांदने में होता है, सूर्योदय के बाद वो तत्व कम हो जाता है। और क्या कहा था कि हनुमान जी पूरे पहाड़ को उठा करके ले आए थे, क्योंकि हनुमान जी को ये कहा गया था कि वो पौधा सूखा हुआ भी नहीं चाहिए, ताजा चाहिए, क्योंकि जो औषधि तत्व होता है वो ताजे के अंदर ही होता है। तो उस तरह से मैं अभी काम कर रहा हूँ, ताजा पौधा हो। और वो रात्रि के अंदर क्या, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग जो कंपाउंड हैं, रात में क्या होते हैं, दिन में क्या होते हैं, क्योंकि दुर्लभ पौधा है, काफ़ी काम चल रहा है। और हमने उसका जीनोम सीक्वेंसिंग भी करा दिया, हालांकि बहुत बड़ा काम था, वो हो गया है। और वो पतंजलि के नाम से, भारतवर्ष के नाम से वो पेटेंट हो गया वर्ल्ड में। अभी संजीवनी के ऊपर कोई भी काम करेगा तो वो पहले भारत को रॉयल्टी देगा तो काम करेगा, इतना काम हमने करा दिया। हिमालय की बात आती है, जैसे मैं जड़ी बूटियों की बात कर रहा था, जो हमारे यहाँ 5000 जड़ी बूटियां भी हैं, उसमें दुनिया की जो दिव्य वनौषधियां हैं, जो बहुत ज्यादा लाभकारी वनौषधियां हैं, वो इस हिमालय क्षेत्र में ही हैं। जैसे मैंने टेक्सास की बात सुनाई आपको, वो सतुआ की बात सुनाई, इस तरह की बहुत सारी जो अष्टवर्ग की औषधियां हैं, जिसके कहते हैं चवन ऋषि जो हैं वो बूढ़े थे, फिर उसके बाद में लंबी सी कहानियां कि उन्होंने सेवन किया, उसके बाद वो जवान हो गए। आज तो बूढ़ा आदमी खा करके उसकी खांसी खुर्रा भी ठीक नहीं होता च्यवनप्राश से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अष्टवर्ग औषधि है वो नहीं है।
हमने उसको खोज की और आज अष्टवर्ग पौधों की अभी कृषिकरण की भी योजना चल रही है। तो वह चीज़ यदि हम वैश्विक स्तर पर पहुंचा सकें तो हम अपनी माटी से, अपनी हवा से, अपने जल से, अपने जंगल और जड़ी बूटी से पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व में हम आर्थिक रूप से समृद्धशाली हो सकते हैं। सांस्कृतिक रूप से जिस तरह से पूरा भारतवर्ष पहले दुनिया का नेतृत्व करता रहा है, उसी तरह से विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकता है। उसमें कोई संशय नहीं है। आवश्यकता है कि हम स्वयं पहले जागरूक हों, क्योंकि हम जागरूक होंगे तो औरों को जागरूक कर पाएंगे। अपनी उदात्तता को, अपनी वैज्ञानिक परंपराओं को हम समझेंगे तो औरों को समझा सकेंगे। तो समय बहुत हो गया है। आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, आप सबका वंदन और बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से कि उत्तराखंड के विकास के एक समीक्षात्मक और इसका जो गंगा की अविरलता निर्मलता से जो संबंध है, इस विषय पर अपने विचार से हम लोगों को लाभान्वित करेंगे। डॉक्टर निशंक, मेरे सामने बड़ी कठिनाई है कि मेरे को दिया गया कि उत्तराखंड विकास एक समीक्षा, और मैं सोचता हूं कि पहले तो मैं उत्तराखंड, हिमालय, गंगा, इसको मैं ज़रूर जानना चाहता हूं कि केवल मेरे राज्य के लिए नहीं, इस देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए हिमालय का, गंगा का, उत्तराखंड का बहुत महत्व है। इसको देश और दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकती। यदि हम चंद शब्दों में कहेंगे तो वेद, पुराण, उपनिषदों का जो जन्मदाता है, वो इन वेद, पुराण और उपनिषदों का जन्म इसी धरती पर होता है। पूरी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बद्रीश विश्वविद्यालय, जिसके पहले कुलाधिपति वेद व्यास जी होते हैं, वो यही होते हैं। सारी दुनिया की भाषाओं को जन्म देने वाली वो संस्कृत उत्तराखंड की धरती पर वो पैदा होती है। और मैं एक चीज़ भूल गया था कि ये दीदी हिमालय की पुत्री उमा, और इसलिए इनका पूरा हिमालय से आघात, श्रद्धा, निष्ठा है, इसलिए ये इसी धरती पर हैं। इनका स्वागत करते हैं, हम एक अभिनंदन करते हैं। मैं सोचता हूँ कि यदि उत्तराखंड को उस रूप में भी देखा जाए तो उत्तराखंड में हिमालय है। वो हिमालय जब भी पूरी दुनिया का आदमी छटपटा है, किया है, उसने अंधेरे में, कुहासा में, निराशा में भटका है, तब वो उत्तराखंड की धरती पर आया है। आध्यात्म की दृष्टि से भी पूरी दुनिया की राजधानी है, और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुस्तान की संस्कृति का प्राण है। और इसलिए मैं समझता हूं कि गंगा और हिमालय एक दूसरे के बिना नहीं है। गंगा हिमालय के बिना नहीं है। जैसे अभी जबलाल जी ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया कि हिमालय है तो गंगा है, और गंगा है तो हिमालय है, हिमालय है तो फिर परिवार है, और परिवार है तो समाज, और समाज है तो देश और दुनिया है। और इसलिए यदि एक दूसरे का से जोड़े तो मैं समझता हूँ कि हिमालय को तो जो हिमालय की बात शुरू से लेकर के यदि देखा जाए तो चाहे वो उसमें हिमालय और गंगा के बारे में जो कहा गया, चाहे गीता में कहा गया, वो महाभारत में कहा गया, वो वेदों में कहा गया, उपनिषदों में किया गया, अथर्ववेद में, किसमें गंगा का चित्रण नहीं किया गया है। गंगा को मोक्षदानी कहा गया, जीवनदायिनी कहा गया, और वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है गंगा का। गंगा की एक बूंद पानी भी अमृत है, ऐसा अमृत जल है जो वैज्ञानिक विश्लेषण भी हो गया, जो एक बूंद पानी हजारों व्याधियों को लड़ने की ताकत रखती है। ऐसी गंगा जो स्वर्ग से अवतरित होकर उत्तराखंड की धरती पर विश्व के कल्याण के लिए आई है, हम उस गंगा को नतमस्तक हो उसके चरणों में प्रणाम करते हैं और संकल्प लेते हैं कि ऐसी गंगा, ऐसी माँ जो तमाम थपेड़े खाने के बाद, और मैं अभी देख रहा था ये गंगा में एक रिपोर्ट आई है विश्व बैंक की, जिसमें गंगा में 2,90,00,000 लीटर प्रदूषण कचरा प्रतिदिन गिर रहा है, प्रतिदिन। ऐसी गंगा माँ जो तमाम दूषितों को अपने में समाने के बाद, गंदगी को अपने में समाने के बाद, जिस गंगा माँ ने अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ा, ऐसी गंगा के प्रति 2010 का कुंभ इस बात का साक्षी है, जो कहा गया अभी इलाहाबाद का कुंभ, 2010 का कुंभ, जिसमें 150 देशों के लोग, लगभग 8.5 करोड़ लोग गंगा का इस
स्पर्श करने के लिए, एहसास करने के लिए, और लोग उमड़ रहे थे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब चुनौती है हमारे सामने उस हिमालय की और उस गंगा के संरक्षण की, और दूसरा जो यहाँ का जल, जंगल, जमीन और जन है उसको बचाए रखने की। यदि मोटा मोटा देखा जाए तो 65 से लेकर 70% यहाँ वन क्षेत्र है, 30% यहाँ गांव है, शहर है, दुकान है, मकान है। हम पर्यावरण की पहली पाठशाला भी हैं, हम देश के संस्कृति का प्राण भी हैं, हम दुनिया के आध्यात्म का केंद्र भी हैं, हम जड़ी बूटी, उस आयुर्वेद, आयुषो वेदा आयुर्वेद जो आयु का विज्ञान है, और स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम जो सारी दुनिया के स्वास्थ्य की रक्षा का जो सबसे बड़ा मादा रखता है। आपको मालूम है कि चाहे दुनिया के वैज्ञानिक किसी सीमा तक चले गए हों, लेकिन जो चीज मेरी उत्तराखंड की धरती पर भी, हिंदुस्तान में, यहाँ है इस हिमालय में, वो वैज्ञानिक भी सिद्ध नहीं कर पाए। कोई वैज्ञानिक, कोई चिकित्सक, कोई देश, कोई दुनिया, कोई संस्था ये साबित नहीं कर पाई है कि हाँ, सिर से धड़ अलग होने पर धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण कर सकते हैं। यदि ये चिकित्सा थी तो मेरे हिमालय में यही थी, सिर से धड़ अलग होने पर धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण होना। हम अपने को भूलते जा रहे हैं, इसको अर्थ से जोड़ने की जरूरत होगी। जहां उत्तराखंड के विकास की हमने बात की है, विजन 2020 की कल्पना की है कि हम देश को, क्योंकि परिस्थितियां वैसी हैं, जो वन क्षेत्र उनको भी विकसित करना पड़ेगा, लोगों से जोड़ना पड़ेगा। चिपको आंदोलन भी पूरी दुनिया की धरती पर हमारे यहाँ शुरू हुआ। हमारे यहाँ 12,500 वन पंचायतें हैं। 12,500 वन पंचायतें दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता। यदि एक वन पंचायत में 25 से 30 लोगों में 2.5 लाख लोगों की ऐसी फौज है जो अपने प्राणों को हथेली पर रख करके हिमालय के इन वनों की रक्षा कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता। इनको अर्थ से जोड़ सकते हैं, महिलाओं को इससे जोड़ सकते हैं। आचार्य बालकृष्ण जी से 1-2 बार विचार विमर्श हुआ और उन्होंने उस क्षेत्र में काम करना भी शुरू किया। जड़ी बूटी, आदरणीय रामदेव जी ने हमारा सम्मान, स्वाभिमान पूरी दुनिया में हमारा माथा ऊंचा किया। आज आयुर्वेद के प्रति इस सीमा तक लोगों की रुचि है। और मेरी जो चिंता थी, जो मैंने आदरणीय आचार्य जी को भी व्यक्त की और रामदेव जी से भी व्यक्त की, कि आयुर्वेद की दवाइयों पर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, खपत बहुत बढ़ गई, और उत्पादन जब कम होगा, खपत ज्यादा होगी, जड़ी बूटियों का उत्पादन नहीं होगा, तो इसमें मिलावट होगी। जिस दिन मिलावट होनी शुरू होगी उस दिन आयुर्वेद की गरिमा नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसका उतना असर नहीं होगा। और ये यदि ये पूर्ति कर सकता है तो केवल हिमालय कर सकता है। और इसलिए जड़ी बूटियों का सघन क्षेत्र है, ये दोनों काम होंगे, पर्यावरण की रक्षा भी होगी और वो भी होगा। तो मैं ये समझता हूं कि एक तो आर्थिकी, यदि इसके विकास की दिशा में इन दोनों चीजों का समन्वय करना पड़ेगा। आयुर्वेद, आयुषो वेदा आयुर्वेद पूरी दुनिया उत्तराखंड की धरती पर होगी और उससे समन्वय करेंगे जड़ी बूटी से। तो आयुर्वेद, मैं सोचता हूं जब संजीवनी बूटी हमारे पास, आचार्य जी से मैं कह रहा था, आचार्य हम लोगों ने एक संजीवनी बोर्ड बनाया था, फिर आचार्य जी के एक दल भी गया था, तो मैंने आचार्य जी से अभी चर्चा की कि उस अभियान को आगे बढ़ाइए ना, हम दुनिया की मूर्छा ठीक कर सकते हैं। और उत्तराखंड की धरती में ये ताकत है कि दुनिया का तन और मन यदि कोई ठीक कर सकता है तो केवल और केवल उत्तराखंड कर सकता है, दुनिया में और किसी का मादा नहीं है। तन को ठीक करने के लिए हमारे पास आयुर्वेद की जड़ी बूटियां हैं, और मन को ठीक करने के लिए हमारे पास हिमालय है, हमारे पास गंगा है, हमारे पास बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। हर कदम पर यहाँ पर शक्ति की केंद्र है। तो एक तो जो विकास की चर्चा है, वो विकास की गंगा से जुड़ करके, मुझे इस बात का दुख है कि जो अभियान हम लोगों ने शुरू किया था वो अभियान थोड़ा रुक गया। हमें स्पर्श गंगा बाडूनी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके साथ 40,000 नौजवानों को 2009 में स्पर्श गंगा बोर्ड बना करके नौजवानों से शुरू करके जमाने को जोड़ा था हमने गंगा से, उसके सफाई अभियान से। दीदी आई थी उसमें, और मुझे याद आता है कि गंगोत्री में जब दीदी लालकृष्ण आडवाणी जी, उमा भारती जी ने संयुक्त रूप से निर्मल गंगा का एक प्रोजेक्ट जो 50 करोड़ से हम लोगों ने शुरू किया था, वहां से शुरू करने का, वहां शुरुआत कर दी थी निर्मल गंगा की। और ये कहा था कि जहां जहां से होकर के गंगा प्रभावित होती है उसके आसपास के जो गांव हैं, गली हैं, मैं जंगली जी की इस बात से सहमत हूं कि जब तक
गंगा और उससे जुड़ी रहने वाली जल धाराओं का संरक्षण नहीं होगा, तब तक गंगा का भी संरक्षण नहीं हो सकता। हमने हिमनद प्राधिकरण बनाया था। आज से 20 साल बाद की जो भयावह स्थिति पैदा होने वाली है, ये जो हिमालय से जो ये जल धाराएं निकल रही हैं, ग्लेशियर हमारे पीछे जा रहे हैं, चिंता का विषय, छोटा विषय नहीं है। इसलिए हिमनद प्राधिकरण बना करके उसको जवानी से जोड़ करके किस तरीके से हिमालय खड़ा रह सकता है, इसकी भी जरूरत है। इसलिए 2-3 चीजें की थी। एक तो ये प्रदेश, ये आयुर्वेद का प्रदेश हो जाए, ये प्रदेश ये पर्यटन का प्रदेश हो जाए। यदि हम धरती का स्वर्ग उत्तराखंड कहते हैं तो केवल प्राकृतिक सौंदर्यता है हम में, और इसमें दस्यु स्विट्जरलैंड समाये हुए केवल प्राकृतिक सौंदर्यता का विषय नहीं है। ये धरती का सच में स्वर्ग है, जिसमें प्रकृति का आनंद तो लेता ही है, आध्यात्म का आनंद, जीवन का वास्तविक दर्शन मिलता है उत्तराखंड की धरती पर। और इसलिए ये धरती सारे विश्व के लिए प्रेरणा की धरती हो सकती है। अब इसको कैसे समन्वय करें, किस रूप में इसको विकसित करते हुए यहाँ की जवानी और यहाँ के पानी का समन्वय करते हुए कैसे उठाएं, इस पर अध्ययन की जरूरत है। लेकिन इस पर काम भी शुरू हुए। जैसे धरती का स्वर्ग उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण स्थान है, मुझे याद आता है कि दीदी जब मधमहेश्वर गई थी, और आज से 30 साल पहले धर्मयुग में मेरे एक लेख मधमहेश्वर, धरती का स्वर्ग मधमहेश्वर छपा था। उस समय मधमहेश्वर को देखने के लिए पूरी उमड़ गई थी दिल्ली और बाहर के लोग। कहां पर है मधमहेश्वर? दीदी ने कहीं चर्चा कर दी होगी मीडिया में कि वहां तो ऐसा है ऐसा है। हम उनको रोक नहीं पाए। जो बाहर से पर्यटक आ रहे, अब इन अवस्थापना को विकसित करने की हमारी बड़ी चुनौती है। लोग तो हमारे पास आएंगे, पूरी दुनिया आना चाहती है, उनको कैसे करके रोकें अपने पास, कैसे करके उनको अवस्थापना दें, कैसे करके उसको व्यवस्थित तरीके विकसित करें, इसकी आज जरूरत है। इसलिए मैं समझता हूं हमारे पास वन और पर्यावरण है, वनों को हम इसके आर्थिकी से जोड़ेंगे, और वो उसी रूप में जैसे ये जो हमारी संस्थाएं हैं, वन पंचायतें, उनके माध्यम से महिलाओं को जोड़ करके उनमें वनौषधियां पैदा कर सकते हैं, उनको और आगे बढ़ा सकते हैं। दोहरा विषय होगा। जब हरियाली होगी, मुझे याद आता है कि जब मुख्यमंत्री निवास पर हमने बाहर नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका बनाई थी, तो जब सेना के जो ये थल सेना अध्यक्ष थे सिंह साहब, वो मुझको मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा ये आपने नवग्रह वाटिका बना रखी। मैंने कहा कि हर घर में हम चाहते हैं अभियान हो पूरी दुनिया में, उससे हरियाली भी होगी और लोगों को शांति मिलेगी। ये क्या है, तो उसमें छोटी छोटी पट्टियां लगा रखी थी। ये जो वृक्ष है इसके स्पर्श करने से शांति मिलती है, ये वृक्ष है इसके नीचे छांव में बढ़ने से ये होता है। उन्होंने कहा वृक्षों की यह महत्ता तो मैं पहली बार सुना कि इन वृक्षों के पास जाने से, इसके छूने से, इसके पास रहने से, इसके परिसर में रहने से हर की महत्ता दिखा रखी थी। उन्होंने उसी समय कहा मेरे को एक माली दीजिए, मैं सेना मुख्यालय में ये नवग्रह वाटिका तो कम से कम लेके जाता हूँ। और नवग्रह वाटिका लेकर के गए। तो ये घर घर में खड़ा हो सकता है, लोगों के छतों के ऊपर हो सकता है, एक अभियान हो सकता है जिस सीमा तक की हरियाली फैल सकती है, लोगों को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो ये एक बृहद अभियान की जो ये गंगा स्पर्श समग्र गंगा है, उसका ही एक मैं सोचता हूँ बड़ा अभियान ये हो सकता है। इसलिए मैं सोचता हूँ जहां तक उत्तराखंड के विकास का विषय है, जो लोग उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद निराशावादी बातें करते हैं, उनको मैं दूसरी बात कहता हूँ। नहीं, तब इस राज्य की विकास दर 2.9% थी, हम लोगों ने 18% तक विकास दर को बढ़ाया। जब राज्य बना तब इस राज्य की औसत आय प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 14,300 रुपए थी। आज ये 70,000 से भी बढ़कर के और देश के आर्थिक औसत आय से बड़ा है। जिस दिन राज्य बना उस दिन हमारे जो औद्योगिक निवेश था केवल 5,000 करोड़ था, आज हमारा औद्योगिक निवेश 3,000 करोड़ था। कभी कोई सपने में भी कल्पना नहीं करता था कि कभी ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में उत्तराखंड की धरती एशिया की सबसे बड़ी धरती हो सकती है। वो यहाँ पर शुरू हुआ आदरणीय अटल जी ने जब हमको औद्योगिक पैकेज दिया। आज भी टाटा, जब रतन टाटा यहाँ आए थे, उन्होंने कहा 5 वर्ष का यदि अभियान हो तो सारी दुनिया में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में उत्तराखंड नंबर 1 हो सकता है। तो विकास ऐसा नहीं है, विकास की दिशा। लेकिन आज जो बड़ी चुनौती है, जो गंगा का बड़ा विषय है, यहाँ की जल जंगल और जमीन का विषय है, वो बड़ी चुनौती का विषय है। इसलिए उसका नियोजन उसी रूप में करना पड़ेगा। आयुर्वेद की धरती पनपानी पड़ेगी, वन और पर्यावरण की धरती पनपानी पड़ेगी,
गंगा से आम आदमी जल धाराओं से जोड़ना पड़ेगा, तीर्थाटन और पर्यटन को उतना ही सशक्त करना पड़ेगा। असीम संभावनाएं हैं, तीर्थाटन की असीम संभावनाएं हैं, पर्यटन की असीम संभावनाएं, और इसलिए मैं इस बात का पक्ष कर रहा हूं कि हिमालय की बिल्कुल अलग से नीति होनी चाहिए। हिमालय का सुरक्षा बल बिल्कुल अलग होना चाहिए। हिमनद प्राधिकरण हर कीमत पर बनना चाहिए। यदि ये देश दो कि ये जो हिमालय है थोड़ा भी आहट करेगा तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दुनिया के लोगों को शायद ये पता नहीं है, और इसलिए इसकी चिंता तो करनी पड़ेगी। और इसलिए ये जो मैं ये समझता हूँ कि स्पर्श गंगा बोर्ड जो बनाया था, स्पर्श तो एहसास ही हो सकता है। और मुझे अच्छा लगा कि अभी कुछ दिन पहले इस बात की बात हुई कि जैसे डिज्नीलैंड है, तो ऐसे ये स्पिरिचुअल लैंड के रूप में, स्पर्श लैंड के रूप में, एहसास लैंड के रूप में यदि इसका प्रचार होगा पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया इसको केवल स्पर्श करने के लिए आएगी और नए भाव और भावनाओं को लेकर वापस जाएगी। ताकत है इस जमीन, इस धरती पे ताकत है। और इसलिए मैं सभी लोगों को जैव विविधता की भी बात की है, और इसलिए जो 3, 4, 5 चीजें जो हमारे पास हैं उनको हम आगे अच्छे तरीके से कैसे विकसित कर सकते हैं। मुझे इस बात का भी संदर्भ देना है कि 27 जून 2010 को यहाँ पर जब हमने स्पर्श गंगा ये अभियान लिया था, तो सुषमा स्वराज जी यहाँ पर आई थी, हेमा मालिनी जी यहाँ पर आई थी, और उनको हमने गंगा उस बोर्ड, ये जो अभियान है, जो स्पर्श गंगा अभियान है, उसका ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया था। बहुत सारे लोग हैं जो सब मिल करके और इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। मैं एक बार पुनः आप सबका जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं उनका विशेष करके अपने सह कार्यवाही जो बहुत व्यस्ततम समय में और जिनकी हिमालय के प्रति जितना गहरा लगाव है, और अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में भी उन्होंने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था, और उनकी व्यस्तता में भी सिर्फ गंगा के लिए, इस बड़े अभियान के लिए उन्होंने अपना वक्त निकाला है। हम अभिनंदन करते हैं इस धरती पर। और दीदी इस अभियान को, जिस अभियान को समग्र गंगा अभियान जो आपने शुरू किया है, ये पूरी उत्तराखंड की धरती बिल्कुल आपके साथ है, और ये हिमालय की शक्ति पूरे देश और दुनिया में एक अभिनव, अद्भुत और विशिष्ट प्रकार की एक नई ऊर्जा पैदा करके इस मानवता के कल्याण के लिए आगे बढ़ेगी। मैं एक बार सबका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। गंगा मैया की अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गंगा अभियान एक समीक्षा, यानी मुझे आप सबके सामने गंगा अभियान का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना है, क्योंकि आप जो मंच पर विराजमान हैं वो और जो सामने हैं वो वह लोग हैं जिनको मैं बहुत समय से जिनके सानिध्य में हूँ। इसलिए अपने वाक चातुर्य से मैं आपको प्रभावित करने की चेष्टा नहीं करूंगी। मैं आपके सामने गंगा अभियान का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करूंगी। गंगा जी तो जब से धरती पे आई हैं तब से कोई ना कोई गंगा के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा है। करोड़ों ऋषियों मुनियों ने अनादिकाल से लेकर अभी तक जो तपस्या की है वह गंगा अभियान के लिए ही है, उसको अविरल और निर्मल बनाए रहने के लिए है। इसलिए हमारा कार्य अभिनव नहीं है, हमारा कार्य विशिष्ट भी नहीं है। हम तो उसी कड़ी का एक अंग है। जैसे धारा में एक बूंद जल होता है, इसी तरह से मेरी खुद की जिंदगी मेरे हाथ में नहीं रहती। निर्णय पता नहीं कौन करता है और उसमें बह जाना पड़ता है। कुछ ऐसी स्थिति गंगा अभियान को लेके भी हुई। एक ऐसी स्टेज आ गई थी जिसमें ये फैसला करना था कि आगे के राजनीतिक जीवन की दिशा क्या हो। उसी समय पर मैं आचार्य बालकृष्ण जी के पास आई 2010 दिसंबर में। बाबा ने मुझे बुलाया, रामदेव जी ने, लेकिन दोस्ती मेरी आचार्य जी से ज्यादा है। तो आचार्य जी के पास में रही, बाबा के पास में भी रही,
और उसी समय पर आचार्य जी ने, वो मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन मैं उनको गुरु तुल्य और माता पिता के समान मानती हूँ, और इसलिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आपको 9 दिन मौन रह करके गायत्री की साधना करना है पहले, फिर फैसला करना है। तो गायत्री की साधना का स्थल क्या हो, तो हमको वो दिव्य प्रेम सेवा मिशन के लिए ले गए विंध्यवासिनी माई के दर्शन कराने के लिए, और उन्होंने कहा कि मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत सुंदर कुष्ठ रोगियों की सेवा का प्रकल्प चलाया हुआ है, वहाँ भोजन करके जंगल में जो विंध्यवासिनी है उसके दर्शन करने ले चलेंगे गायत्री का जप प्रारंभ होने से पहले। तो मालूम पड़ा वो तो आशीष जी का स्थान है, और आशीष जी हमारे पुराने परिचित हैं, संघ के बहुत विशिष्ट प्रचारक माने गए हैं आशीष गौतम जी, उनके प्रति हम सबके मन में बहुत सम्मान रहता है। तो इस तरह से हम आशीष जी के स्थान पर पहुंच गए, दिव्य प्रेम सेवा मिशन का जो स्थान है वंदे मातरम कुंज, जिसमें चारों तरफ गंगा की धारा है और बीच में वो स्थान है। मैंने कहा कि पहले योजना कहीं और रहने की थी 9 दिन। मैंने कहा आचार्य जी को कि अगर आप अनुमति दें तो 9 दिन में यहीं रहूं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के वंदे मातरम कुंज में। तो ये तय हुआ यहीं रहेंगे। तो हवन के लिए जगह नहीं थी, तो वहाँ यज्ञशाला, आचार्य जी ने कहा यज्ञशाला बन जाएगी। 24 घंटे में यज्ञशाला बनी, हवन सामग्री आ गई, और वहीं मैंने मौन रह करके गायत्री का जप, और सवेरे और शाम 3-3 घंटे गायत्री का हवन प्रारंभ हुआ। उसी समय पर अखबार में मैंने पढ़ा कि धारी देवी के बारे में कुछ लोग मुख्यमंत्री निशंक जी को मिलने गए, ऐसा मैं पेपर पढ़ रही थी। तो क्या है धारी देवी को क्या समस्या आ गई है, क्योंकि मैं तो बद्री केदार जो जाते हैं तो धारी देवी उनको मालूम रहती हैं। तो समझ में आया कि धारी देवी कहीं डूब में आ रही है, और एक प्रतिनिधि मंडल निशंक जी को मिलने के लिए गया है इस बात के लिए कि धारी देवी को डूबने से बचाया जा सकता है क्या। तो मेरा मन टूट गया, और मैंने निशंक जी को वहीं से चिट्ठी लिखी कि धारी देवी को डूब में आने से कोई विचार करना चाहिए, कोई उपाय सोचना चाहिए। क्योंकि मैं भी जैसे सामान्य पर्यटक बद्री केदार जाते हैं तो धारी देवी को बहुत मानते थे, हम भी मानते हैं, और इस तरह से एक नई चीज शुरू हो गई जो सोचा ही नहीं था। अब धारी देवी कहाँ है? अलकनंदा के तट पे। अलकनंदा कौन है? गंगा की सहयोगी नदी। अब ये नहीं मालूम था कि ये निमंत्रण गंगा की तरफ से आ रहा है, और धारी देवी की धारा धीरे धीरे गंगा की तरफ ले जा रही है, तो सोचा ही नहीं था। और जैसे ही गायत्री का हवन समाप्त हुआ, मैं जिस जगह पर गई उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं कर सकती हूँ। मैं एक ऐसी जगह पर गई जिसको हम अपना तीर्थ स्थान मानते हैं। वहाँ मैंने एक अपने वरिष्ठ सम्मानीय अधिकारी के सामने धारी देवी की स्थिति और गंगा की स्थिति की बात करी। संयोग से वहाँ अशोक जी सिंगल भी रुके हुए थे। उनके पास में बैठी तो वो कहने लगे मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारा कुछ हो नहीं पाया, और अब तो मैं सब जगह चल भी नहीं पाता हूँ। अरे मैंने उनको कहा आप चिंता मत करिए, आप समझ लीजिए कि शरीर अब आज से मैं आपको देती हूँ, डोनेट करती हूँ, जैसे राजा ययाति को उसके पुत्रों ने जवानी दी थी। मैंने कहा शरीर मेरा रहेगा और आत्मा आपकी रहेगी, और हम काम करेंगे ना, अभी हम काम करेंगे, मैं काम करूंगी, आप बताइए आपको कहाँ जाना, मैं जाऊंगी, आप बताइए आपको क्या करना, मैं करूंगी। और इस तरह से गंगा की बात उन्होंने छेड़ी धारी देवी के साथ, और गंगा अभियान का प्रारंभ हो गया। मैं अनशन पर बैठी धारी देवी को लेके, जयराम रमेश जी को मैंने चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। मेरे भाई निशंक जी को जब पता लगा कि अनशन में हालत बिगड़ने लगी है, क्योंकि मैंने इतनी ईमानदारी से अनशन किया, मैं आपको बताऊं कि तीसरे दिन ही हालत खराब हो गई। तो सच्ची बता रही हूँ, तो उसका परिणाम ये निकला कि निशंक जी को बहुत दबाव पड़ा सब तरफ से, जल्दी जाओ उसकी हालत खराब हो रही है, क्योंकि पल्स रेट गिरने लगा। अच्छा, और बातें भी करती रहती थी, क्योंकि पहले ही दिन लेट जाओ मैं ऐसा करती नहीं हूँ, बैठी रहती हूँ, लेकिन तीसरे दिन वास्तव में स्थिति बिगड़ गई। तो निशंक जी आए, अनशन टूटा, धारी देवी की रक्षा होगी ये तय हुआ। और उसके बाद जयराम रमेश जी से बातचीत हुई, तो जयराम रमेश जी मुझे कहने लगे हमको लगता है कि कुछ हो जाएगा। फिर हम प्रधानमंत्री जी को मिले, सोनिया जी को मिले, फिर उसके बाद में लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार जी को मिले, अडवाणी जी को मिले। तब तक कुछ ऐसा हो गया कि भाजपा में आ गई मैं उसी बीच में। और लेकिन इसके बाद भी मैंने गंगा से एक बात कही है कि देखो माँ, मेरे से गलती हो सकती है, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना,
अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना, और संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ मेरे तुम भी मुझको ना भुला देना। ये भजन बड़ा सामान्य लगता है, लेकिन इसकी ये जो लाइन है ना, ये बहुत फोकस्ड रखती है कि हम भूल जाएं तो कान पकड़ के हमें लाइन पर रखना, बिल्कुल वहीं रखना जहां हमको होना चाहिए, हमारी सुई इधर उधर मत होने देना। तो इसलिए माँ घुमा फिरा के ले आती है। अब इसके बाद जो बड़ी दिक्कत यहाँ आई वो ऐसी आई कि मैं क्या बताऊं आपको, और उसका समाधान भी हो गया, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ, मुझे सिर्फ हवाई जहाज से डर लगता है बस, इसलिए तो ट्रेन से आई। मुझे लगने लग जाता है ऊपर जाके कि ये नीचे गिर जाएगा, इस तरह मैं किसी चीज से नहीं डरता। तो और ये भी पहले नहीं था, कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आई, एक्सीडेंट हुआ था मेरा बहुत बड़ा गाड़ी चलाते हुए, बहुत तेज गति से गाड़ी चलाते हुए, तो उसके कारण ये 5-7 साल से ये प्रॉब्लम आई है। तो मैं डरती नहीं हूँ, तो मैं डरी नहीं किसी भी चीज से, मैं विरोध से भी नहीं डरती, और मैं भीड़ के बीच में खड़ी हो जाती हूँ, भीड़ से भी नहीं डरती, मुझे मॉब से डर नहीं लगता। तो बहुत जोर से यहाँ हुआ विकास विरोधी विकास विरोधी विकास विरोधी। अब मैं समझ गई, इसलिए हमें हर जगह ना यहीं से शुरू करना पड़ता है, हम विकास विरोधी नहीं हैं। बड़े बांध या छोटे बांध, ये तो डिबेट बाद में होगी, इसलिए हमने तो मुख्य बात ये कही है कि हमें गंगा अविरल और निर्मल होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था करो। मदन मोहन मालवीय जी के समय पर जब एक बांध बना था सिंचाई के लिए, तो अंग्रेजों के साथ उन्होंने एक करार किया था, और जिसमें यह तय हुआ था कि एक धारा छोड़नी पड़ेगी जो बिना बाधा के निकलेगी। उस धारा का नाम रामगंगा था, और वो अभी भी वहां पर बह रही है। उस समय के किए गए जो करार हैं वो आज भी चल रहे हैं। रुड़की के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसर्च करके प्रस्तुत कर दिया है कि आप जितने चाहो उतना पावर जनरेशन करो, ये अलग विषय है, हमें पावर जनरेशन हमारा विषय नहीं है, हम हर चीज को अपना विषय नहीं बना सकते। हम तो एक ही हमारा विषय है कि आपको जो करना है सो करो, लेकिन गंगा की एक धारा अविरल बहनी चाहिए, और वो सूखनी नहीं चाहिए, पूरे समय उसमें इतना जल रहना चाहिए कि वो अविरल धारा सूखनी नहीं चाहिए। और ये हो सकता है, जब मदन मोहन मालवीय जी के समय पर जब प्रूफ टेक्नोलॉजी थी तब हो गया, तो आज जब इतनी टेक्नोलॉजी में इतनी रिसर्च हो गई है और वो प्रस्तुत कर रहे हैं उस चीज को, तो ये हो सकता है और इसको लागू करना चाहिए। जो मैंने आपको दिक्कत कही ना, वही कि ये कपड़े इनके हैं नहीं है या इनके हैं, हमको पूरे समय ये सफाई देनी पड़ती है कि जब हम ये कह रहे हैं तो हम किसी विकास को अवरुद्ध नहीं कर रहे, हम किसी विकास को अवरुद्ध नहीं कर रहे। दूसरी बात, जो गंगा बेसिन अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, हमने प्राइम मिनिस्टर को भी अनुरोध किया कि आप ये किसी मंत्री को दे दीजिए और आप इसको गंगा सेंट्रिक करिए, पहले एक मॉडल नदी को आप तैयार करिए और फिर उस मॉडल को पूरे देश पर लागू करिए। और इसलिए अब इस पर भी हम काफी आगे बढ़े। निर्मल गंगा के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगे, कानपुर जो है वो एक चुनौती है। अभी गंगा के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कानपुर है। जितने प्रकार की तकलीफें गंगा को हो सकती हैं वो सब तकलीफें कानपुर में है। प्रदूषण की है, निर्मलता में अवरोध है, अविरलता में अवरोध है, मानव निर्मित गंदगी है, उद्योगों की गंदगी है। गंगा कानपुर में इतनी विकट हो गई है कि लोग कहते हैं कि जल नहीं बल्कि जहर के रूप में हो गया है। इसलिए कानपुर की जो ट्रेनरीज हैं, चमड़ा उद्योग, या तो उसको शिफ्ट किया जाए या फिर वहां ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए और उसमें देरी ना की जाए, जल्दी हो। ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए सैंड माइनिंग जो हो वो रिवर फ्रेंडली हो। एक संत इसलिए तपस्या करते हुए यहीं हरिद्वार में अपना प्राण त्याग चुके हैं इसी बात को लेकर के। सैंड माइनिंग नहीं हो ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन सैंड माइनिंग रिवर फ्रेंडली होनी चाहिए, वो नदी की अविरलता के लिए होनी चाहिए। रिवर जब जो जैसी प्रकार की नदी है वैसी उसकी अविरलता, और उस अविरलता के अनुसार सैंड माइनिंग होनी चाहिए, हम इसको कह रहे हैं। इसी प्रकार से जो गंगा बेसिन अथॉरिटी है, हमारा मानना है कि उसका हेडक्वार्टर दिल्ली नहीं होना चाहिए, गंगा के किसी तट पे होना चाहिए। गंगोत्री से गंगा सागर के बीच में मध्य में जो स्थान पड़े वहां होना चाहिए। और पूरे संसार के लोग रिवर साइंसेस को पढ़ने के लिए उस हेडक्वार्टर पे आवे, तो वहां एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए रिवर्स के लिए, रिवर साइंसेस के लिए। और उसकी 2 ब्रांचेज होनी चाहिए, एक उत्तराखंड में होनी चाहिए नदी और पर्यावरण का संयुक्त अध्ययन करने के लिए, और एक दक्षिण भारत में कहीं होनी चाहिए दक्षिण भारत की नदियों का अध्ययन करने के लिए। ये प्रस्ताव हमने रखा है। इसी प्रकार से गंगा की निर्मलता के लिए जो सामाजिक संगठनों का सहयोग चाहिए, उसके लिए मैं भगवती से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि अभी जब मैं आ रही थी अंदर तब भी मुझे लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगी, तो मैं गंगा से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे मन में
ये बात कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं चुनाव लड़ूंगी, सरकार बनेगी तो मंत्री बनूंगी। नहीं, मेरे मन में यही बात आनी चाहिए कि चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये इस बात से तय होना चाहिए कि गंगा का काम कैसे सिद्ध हो सकता है। बाकी की बातें बाद में होनी चाहिए। जैसे में गंगा का काम सिद्ध हो, अगर लगे कि चुनाव लड़े बिना ये काम करना है तो चुनाव लड़े बिना ये काम हो, और चलेंगे पैदल, पैदल चलना पड़ेगा। मैं पूरे समय कह रही हूँ कि मेरे टेम्पटेशन पर मुझे नियंत्रण करना पड़ेगा और गंगा के किनारे किनारे पैदल चलना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी संख्या है रिटायर्ड लोगों की, वो सब लोग अगर एक ही काम में लग गए कि गंगा के तटों को पर्यटकों से और स्नानार्थियों से सुरक्षित रखना है, प्रदूषण मुक्त रखना है, वो स्नान भी करें और गंगा निर्मल भी बहे, तो वो हो जाएगा। उस उतनी बड़ी आबादी को जोड़ने के लिए लगना पड़ेगा। उसके लिए हमने गंगा चौकियों का निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। गंगा चौकी नाम से हम शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ पेड़ भी लगा देना, वो पेड़ जो पहले गंगा के तटों पे थे और अब नहीं है, उन पेड़ों को भी पितर पक्ष में हमने लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। ऋषिकेश में हमारे जो सह संयोजक हैं प्रेम अग्रवाल जी, उन्होंने भी किया था। उत्तराखंड के लिए तो इतना अच्छा बोला है। उत्तराखंड को तो पूरी दुनिया प्यार करती है, और उत्तराखंड सुरक्षित है तो भारत सुरक्षित है, और अगर उत्तराखंड सुरक्षित नहीं रहा तो भारत भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए हम उत्तराखंड को कोई कठिनाई हो जाए हम कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए जब ये बात आई कि मान लो किसी वजह से नदियों की अविरलता और निर्मलता के लिए पावर जनरेशन प्रभावित होता है, तो मैंने अपनी पार्टी को कहा है, मैंने नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ जी को कहा है कि उत्तराखंड की जनता को ये वायदा करिए कि अगर किसी तरह से ऊर्जा उत्पादन में उनका योगदान प्रभावित होता है तो केंद्र की सरकार उस योगदान की भरपाई करेगी, लेकिन उत्तराखंड को किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। विकास के लिए और गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए हम उत्तराखंड के हितों की बलि कभी नहीं चढ़ने देंगे। आप ये यकीन मानिएगा, हमारे मन में ये बात हमेशा रहती है। मेरे मन में तो ये रहता है, जो बात अभी निशंक जी कह रहे थे कि ये तो एक ऐसी जगह है जिसके सामने स्विट्जरलैंड कुछ भी नहीं। यहाँ पर्यटन भी हो सकता है और तीर्थाटन भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज स्वदेशी के सबसे बड़े मसीहा आचार्य बालकृष्ण जी यहाँ बैठे। बाबा रामदेव जी की और आचार्य बालकृष्ण जी की विशेषता क्या है? इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने उस विषय को पुनः प्रस्तुत किया है जो विषय चल रहा था, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण इस तरीके से किया है कि पूरी दुनिया को नतमस्तक होना पड़ा योग के सामने, कि योग सारी समस्याओं का निदान है। दूसरी बात, जिस स्वदेशी की हम बार बार बात कह रहे थे, स्वदेशी होना चाहिए, स्वदेशी ही देश की ताकत का आधार होना चाहिए। हमारे पेड़, हमारी नदियां, इनमें इतनी ताकत है कि हम विकास कर सकते हैं, हमें किसी एफडीआई की जरूरत नहीं है। इसका जवाब अगर किसी ने दिया है तो वो आचार्य बालकृष्ण जी ने दिया है कि हमारे पेड़ों में, हमारे जंगल के पेड़ों में ही वो क्षमता विद्यमान है कि वो हमें निरोग भी रखे और हमें रोजगार भी दे। बस हम उसको देख रहे हैं इस दृष्टि से कि ये पुरानी बातें हैं और ये बातों में कोई सार नहीं है, नहीं ये नई बातें हैं। अभी जैसा कि निशंक जी ने कहा, वो निशंक जी का दृष्टिकोण बहुत उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ रहा है उत्तराखंड के विकास को लेकर के। इसलिए मैंने आपके सामने पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर दिया। इन 2 सालों में हम जो कर सके वो निष्कर्ष हमने रखा है 2 जगह पर। एक राजनीतिक लोगों के सामने रख दिया है और एक हमारे जो अन्य संगठन, जो प्रेरक संगठन है, हमने उनके सामने रख दिया है। और हम ये भी आपको बताएं, हम सत्ता का मुंह नहीं देखेंगे। इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है, हमारी सरकार बनेगी तो हम सरकार के द्वारा करवा लेंगे, और अगर सरकार नहीं बनेगी तो सड़क पर खड़े होकर करवा लेंगे, लेकिन करवा लेंगे जितना तय किया है वो। हमें अभी एक विषय पे हम थोड़ा उलझन में हैं, लेकिन मैं उतना कह के वो बात खत्म करूंगी। एक बात आई थी टेहरी बांध जब बना उस समय पर, कि क्या एक धारा धरासू से लेकर के आगे गंगा नदी में मिलानी चाहिए। हमारे डॉक्टर नित्यानंद जी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं वो इसके प्रेरक तत्व है। तो इस बात पर काफी विचार हुआ। कल भी मैं IIT के कुछ लोगों के साथ में बैठी हुई थी। बात यहाँ अटक गई है कि अगर वो भागीरथी की धारा टनल में डालते हुए बीच बीच में टनल में डाल करके लाई जाएगी, तो अभी तो हम इसी पर विमर्श कर रहे हैं कि नदी के धारा को टनल में डाल देने से उसके जो विशिष्ट गुण हैं वो नष्ट तो नहीं होते हैं कहीं। और अगर वो बात सामने आ जाएगी कि वो गुण नष्ट होते हैं, तो जिस चीज की हम स्वयं आलोचना करेंगे फिर हम उस चीज का प्रस्ताव नहीं रख सकेंगे। इसलिए अगर इस बात में स्पष्टता हो गई तो आपको वो समय देखने के लिए मिलेगा जब मैंने 2 देश की विशिष्ट विभूतियां, जिसमें से एक राष्ट्रपति महोदय हैं और एक लालकृष्ण आडवाणी हैं, मैंने दोनों को कहा है कि धरासू बेंड से जब भागीरथी आएगी आगे गंगा में मिलने के लिए, अलकनंदा और मंदाकिनी की जो धारा आगे गंगा के रूप में आ रही है उसमें मिलने के लिए,
तो आप दोनों अपने सिर पे घट रखे, थोड़ा पैदल चलना, भागीरथी का जल उस घट में होगा और आप दोनों पैदल चलना थोड़ी देर, ताकि पूरे दुनिया को और देशवासियों को पता हो कि भागीरथी फिर गंगा सागर की तरफ जा रही है। और इन दोनों विभूतियों ने मुझे सहर्ष अपनी सहमति दी हुई है। खाली हमें इस निष्कर्ष पर आना है कि हम इसको कर पाएंगे, हमें ये करना चाहिए या नहीं। मैंने आपको पहले कहा ना कि कर पाएंगे कि नहीं ये समझ में नहीं आएगा, करना चाहिए या नहीं ये बात समझ में आएगी। सो अभी तक हम यहाँ तक पहुंचे हैं और अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारी सबसे बातें हो चुकी हैं, वर्तमान सरकार से भी हो चुकी हैं, आने वाली जो सरकार की आहट है उनसे भी हो चुकी हैं। हमें लगता है कि कोई ना कोई निष्कर्ष पे हम जरूर पहुंचेंगे। बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ी शक्ति मिली हुई है। कोई भी ना नहीं करता, जिसको जिस काम के लिए कह दे वो ना नहीं करता, किसी व्यवस्था के लिए कोई ना नहीं करता, जिस संगठन को कह दे कि आपसे इतना सहयोग चाहिए वो कभी ना नहीं करते। ऐसे लगता है जैसे 1000 हाथ बढ़ा करके कोई साथ देता है। हमने जब माननीय कृष्ण गोपाल जी को कहा कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, क्योंकि वो स्वयं गंगा के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, तो उन्होंने तुरंत सहमति दी, अपने सारे कार्यक्रमों से एक दिन निकाला। आचार्य बालकृष्ण जी को हमने कहा अध्यक्षता करनी है, तो वो तुरंत इसके लिए सहमति दिए। जंगली जी जंगल छोड़ करके आए हैं यहाँ पर, हमें बहुत अच्छा लगा। ऋषि है वो, ऋषि, उनको प्रणाम करके ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और मैं आप लोगों को, जो उत्तराखंड के लोग हैं, उनको हम यही कहना चाहते हैं, हमारा संदेशा दे दीजिए। मीडिया वालों को भी हम बहुत समझा चुके हैं बात कि हम तो उत्तराखंड का बहुत विकास चाहते हैं और ये पर कैपिटा इनकम में भारत का नंबर 1 का राज्य होना चाहिए, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। लेकिन रास्ता वही निकलेगा जो निशंक जी ने कहा और जो आचार्य बालकृष्ण जी जिसका क्रियान्वयन कर रहे हैं और जंगली जी जिसका कर रहे हैं क्रियान्वयन, रास्ता वही निकलना है, ये आप जरूर जान लीजिएगा। बाकी हम तो गंगा माँ से एक ही प्रार्थना किए हैं कि जीवन काल में मिलो या प्राण लेकर के मिलो, लेकिन तुम अविरल और निर्मल बहती रहो। इसके लिए मेरा जीवन और मेरे जैसे बहुत लोगों का जीवन अर्पित है। ये रिपोर्ट कार्ड मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ, देहरादून में हूँ, हरिद्वार है वो हरि का द्वार है, और ये तो देहरादून है, ये देहरी नहीं है, देहरा है, मतलब बड़ी चीज है। तो जब आए हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या तो गंगा बच जाएगी या मर के उठेंगे।